एप्लीकेशन की जरूरत भी नहीं है, ऑनलाइन है। हाँ, ऑनलाइन टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल्स की मदद से जैसे इमेज कंप्रेस किए थे ना हमने, ऑनलाइन टूल से किए थे ना, इमेज कंप्रेसर यूज़ किया था। इसी तरीके से ये भी ऑनलाइन हमें मिल जाएगा। इसे शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं। मैं इधर आया और इधर आकर मैं लिखता हूँ जी, या तो आपकी PNG होगी या JPG होगी ना, तो मैं कहता हूँ PNG टू वेब P कन्वर्टर। ये लिखा मैंने। ये बातें आपको पता होनी चाहिए सर, ये साइंसेस आपको पता होनी चाहिए। आगे देखें, PNG टू वेब कन्वर्टर, PNG टू वेब P ऑनलाइन एंड फ्री, PNG टू वेब कन्वर्टर आ गया। ऑनलाइन PNG टू वेब P इमेज कन्वर्टर, कितने सारे आ गए भाई। इसमें से जिस पे मर्जी कर लो। अभी मैंने जिस पे किया था वो इस पे किया था। ये हाँ, JPG का ढूंढना, उसके अलावा मिल जाएंगे आपको, क्योंकि PNG के फॉर्मेट को कर रहा है ना। इसी तरह आप JPG के फॉर्मेट को भी कर सकते हो। ये आगे ये लिखा हुआ है कन्वर्ट PNG, ठीक है जी। क्या कहता है, चूज फाइल्स। ये फाइल है कोई, देखते हैं इसको कितना कन्वर्ट करता है। 906, कुछ को ज़्यादा करेगा, मैं भी कुछ को थोड़ा बहुत कम कर रहा हूँ। ये कन्वर्ट का ऑप्शन आ गया। फाइल को लोड किया ना सिर्फ मैंने, ये कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और एक अच्छी जो वेबसाइट होती है उसका जो टाइम होता है वो मैक्सिमम 3 सेकंड होना चाहिए। 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम आएगा तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट स्लो है, यानी कि उसका होम पेज जो लोड होना है उसको 3 सेकंड में लोड हो जाना चाहिए, पहले 3 सेकंड में। कह रहे एडिट को चेंज करनी है कि डाउनलोड, ये बाकी सारे फैक्टर्स देखने हैं। अभी एक नई चीज़ मैंने आपको एक नया फैक्टर बता दिया। कितना था, 900 था, कितना हो गया, 111 हो गया। अब कैलकुलेट कर लो कितने % उसने उसको रिड्यूस कर दिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा छोटा हो गया। और एक और चीज़ नोट करो, देखो आ क्या रहा है, शक्ल भी इसकी देखो किसी और तरह की आ गई है। हाँ, DHA गुजरावाला शो इन फोल्डर, दोबारा है ना, वो देखिए मैंने पहले किया था। ये देखिए इसको कितना किया हुआ उसने, 28 किलोबाइट्स किया हुआ है। शो इन फोल्डर, ये देखो खुला भी ब्राउजर में है जाकर, खुला भी ब्राउजर में है ना जाकर। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप सोचो कि आपके पास होम पेज के ऊपर 10 तस्वीरें हैं और उनका साइज़ कितना है, तो वेब पी करने से कितना ज़्यादा साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी खुद ब। तो इसके लिए हमें किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो प्रोजेक्ट आएगा हम उसके सारे इमेजेस को डाउनलोड करेंगे, हमें तो उसके इमेजेस को करना ही पड़ेगा री एडिट करने का मतलब मैं ना इसका 10 चेंज कर रहा हूँ, ना मैं इसकी तस्वीर चेंज कर रहा हूँ, ना मैं केस सेक्टर चेंज कर रहा हूँ, ना मैं ब्लू कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं उसके इमेज में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ उसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन में चेंजेस कर रहा हूँ। क्या चेंजेस कर रहा हूँ, उसका नाम ठीक नहीं लिखा हुआ, फाइल नेम उसका ठीक नहीं लिखा हुआ, इमेज बहुत बड़े साइज़ का है, मुझे ये उसमें आर्ट एट्रीब्यूट नहीं लगा हुआ, मुझे ये चीज़ें चेंज करनी है। उसकी तस्वीर एज इट इज़ ही रहेगी, तस्वीर में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं और ज़्यादा बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूँ, बड़ी तस्वीर है थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूँ, और जब मैं इसे और छोटा करूँगा तो इसका मतलब है ये 1100 किलोबाइट से भी और छोटी हो जाएगी जब मैं इसका फिजिकल साइज भी छोटा करूँगा। चलिए अब आ जाएं वापस इसमें। हाँ, फिर पूरी मेहनत है भाई, हर जगह जिस कमरे में पड़ा हुआ है ना उस कमरे में दोबारा जाना पड़ेगा। जितने एंकर्स में इस्तेमाल हुआ है नाम, उतने एंकर्स में चेंज करेंगे। जितनी जगह पर फाइल सेव हुई है उतनी जगहों पर उसी नई फाइल को अपलोड करेंगे, पुरानी को डिलीट कर देंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब है हमारे पास ये आगे अगली चीज है कैनोनिकल टैग्स। ठीक है, इफ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट URLs। अच्छा, अब एक हम पहले शुरू में एक बात कर रहे थे डुप्लीकेशन की।
कह रहे थे ना, हम कह रहे थे कि भाई वेबसाइट कॉपी नहीं होनी चाहिए, और मैंने आपसे कहा था कि जो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड होता है क्रॉलर का वो ये होता है कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। क्रॉलर को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है कि भाई आपका कंटेंट कितना यूनिक है और कितना इजी टू अंडरस्टैंड भी है। इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड में फैक्टर में एक फैक्टर ये आता है कि आपने इजी इंग्लिश यूज़ किया, यानी ऐसे इंग्लिश वर्ड यूज़ किए जो आम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो, किसी को कोई डिक्शनरी खोलनी ना पड़े आपकी वेबसाइट को पढ़ने के लिए, नंबर 1। दूसरा फैक्टर क्या है इजी, दूसरा इजी का फैक्टर यह है कि आपके सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए और आपके नंबर ऑफ पैराग्राफ्स होने चाहिए और छोटे छोटे पैराग्राफ्स होने चाहिए। ये सारी बातें जो हैं ये बता रही हैं कि आपका कंटेंट अच्छा कंटेंट है, ठीक है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ये मेन फैक्टर है आपको रैंक करने में, और ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आप जल्दी रैंक हो सकते हैं, अच्छे कंटेंट की वजह से। अभी मैंने इस सारी बात में कहीं पर भी कीवर्ड को जिक्र भी नहीं किया। अब हमने इसके बाद क्या करना है कि उस कंटेंट में अपने कीवर्ड को लेकर आना है, कीवर्ड को भी लेकर आना है और थीमेटिक कीवर्ड्स को भी लेकर आना है, एलएसआई कीवर्ड्स को भी लेकर आना है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, ये तो हम बात कर रहे हैं, मैंने अभी ये जो बात की है ये बात तो मैंने की है, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। किसकी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए? किसी दूसरे की, यानी आपने किसी की नकल ना मारी हो कि भाई उसकी वेबसाइट का सारा कंटेंट सेलेक्ट डाल करके कॉपी किया, या थोड़ा भी कर लिया, भाई 2 सेंटेंस कर लिए, 1 सेंटेंस कर लिया, ये भी कॉपी है, और लाकर अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर दिया, तो ये तो डुप्लीकेट कंटेंट है, ठीक है ना। इस पे तो प्लेजरिज्म आएगा, ये जो टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ प्लेजरिज्म की टर्म आएगी कि भाई ये तो प्लेजरिज्म हो रहा है, डुप्लीकेशन होने लगी हुई है। अब हम यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है, कह रहा है कि डुप्लीकेशन ऑफ योर साइट। अब ये नहीं कह रहा कि दूसरे की साइट, ये तो हमने बड़ा इसको तो हमने फोकस किया था कि भाई किसी का कंटेंट नहीं लेंगे हम, ठीक है, ये बात हम पहले ही कंफर्म कर चुके हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक पहुँचने में कंटेंट हमारा अपना है, किसी का नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब मेरा एक होम पेज है, मेरा एक अबाउट अस का पेज है, मेरा एक गैलरी का पेज है, मेरा एक और पेज है जो मेरे ही उससे रिलेटेड है। नंबर ऑफ पेजेस एंड नंबर ऑफ टैब्स हो सकते हैं। अब एक कंटेंट है जो होम पेज पे लिखा हुआ है, और उसी का पार्टली कंटेंट मैंने अबाउट अस पे भी लिखा हुआ है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई क्रॉल करो। अब क्रॉलर आया, अब क्रॉलर कंफ्यूज कि भाई आपका मैंने क्रॉल किसे करना है, मैंने ये तो मेरा मुकाबला मेरी वेबसाइट से ही हो गया ना, ये तो मेरा मुकाबला मेरी अपनी वेबसाइट से ही हो गया कि भाई मेरा कंटेंट अबाउट अस वाला कि मेरा कंटेंट होम पेज वाला। तो नो डाउट हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई होम पेज वाला, मतलब हमारा माइंडसेट तो हमेशा यही होगा कि होम पेज वाला। तो होम पेज वाला मेरा कंटेंट अगर असल कंटेंट है तो क्रॉलर को कैसे पता लगेगा, ये क्रॉलर को भी मुझे बताना पड़ेगा। और एक और चीज़ याद रखें, क्या चीज़, मेरी एक वेबसाइट है, मैं उसे खोलता हूँ, देखें कैसे खोलता हूँ, मैं उसे ऐसे भी खोल लेता हूँ www.abc.com, ऐसे पता है ना आपको, वेबसाइट ऐसे भी खुल जाती है। अच्छा, फिर मैं खोलता हूँ उसको abc.com के साथ, ऐसे भी खुल जाती है। फिर मैं लिखता हूँ http, ऐसे भी खुल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी तो फिर डुप्लीकेशन का खाते में चला गया। यहाँ पे भी बताना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर भी मुझे बताना पड़ेगा कि एक्चुअल वाला कौन सा है। ये चीज़ें भी हम अभी देखेंगे कि ये कैसे कंट्रोल होगी। इसका मतलब क्या हुआ, और अगर मैं यूँ कहूँ कि www, जैसे मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल किचन, चलिए आपको समझाने के लिए मैं ये लिखता हूँ, ये लिखा मैंने, एक यूआरएल ये एंटर किया, खुल गया। अच्छा, सेम यूआरएल खोलूँ दोबारा, मैं यही वाला यूआरएल दोबारा खोलने लगा हूँ, ऐसे ही है ना, फिर वही खुल गया, देखें सेम। असल में इंडेक्स की फाइल ही तो थी, ये भी तो बताना पड़ेगा फिर कि भाई ये जो है एक ही चीज़ है, ये जो हम बता रहे हैं ये बताना है हमने कैनोनिकल में। मैंने 2 मुख्तलिफ बातें बताई हैं, पहले मैंने अबाउट अस का जिक्र किया, उसके बाद मैंने सेम भी बताया, मैंने कहा ये भी कैनोनिकल है, ये भी कैनोनिकल है। सो इसका मतलब क्या हुआ, एक कैनोनिकल तो मुझे होम पेज नहीं लगाना पड़ेगा कि भाई इंडेक्स की फाइल जो खुल रही है ये असल फाइल है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी फाइल है ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट डी सी किचन डॉट ओ आर जी, ठीक है। अभी देखिएगा मैं आपको कैनोनिकल एक दिखाता हूँ, सोफा कारपेट का कैनोनिकल दिखाऊँ, ये मैंने कल ही लगाया है, इसका कैनोनिकल मैंने कल ऐड किया। हाँ जी, कोडिंग में कैसे जाए,
टोल यू। कैनोनिकल देखो जरा इसका, आया नजर? इससे ज़रा बड़ा मैं करूँगा तो रिकॉर्डिंग हमारी बंद हो सकती है। बड़ा करूँ कि रोक दूँ? जूम के ऊपर जो है ना रिकॉर्डिंग अक्सर डिस्टर्ब हो जाती है। ये लिखा है लिंक, ये इसका टैग है, अभी हम पढ़ने लगे ये। लेकिन मैंने कैनोनिकल क्या दिया? मेरी वेबसाइट कौन सी खुली है? sofacarpetwashingservices.com, और यहाँ पर कैनोनिकल मैंने क्या दिया हुआ देखें, href https sofacarpet www.sofacarpetwashingservices.com। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कैनोनिकल का यूज़ किया, उसको अब ये क्लियर हो गया कि भाई ये दोनों URL एक ही URL है। तो इसका मतलब कि भाई कोई भी URL खुल रहा होगा तो उसने जाना कहाँ पर है, एक्चुअल किसको समझेगा? वो इसको समझेगा। इसका मतलब डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक की फैक्टर है SEO का, जिसे हमें अप्लाई करना चाहिए। अब आ जाए इधर। अब ये भी एक कैनोनिकल है, और एक कैनोनिकल अभी और भी होगा जो मैं ये कहूँगा कि भाई मेरा जो अबाउट अस का पेज है ना, ठीक है, मैं कहता हूँ, अब मैं ये कहने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरा जो ये वाला पेज है, छोटा कर दें इसका जरूर, मैं कहता हूँ ये मेरा जो अबाउट का पेज है, मैं कह रहा हूँ कि इधर भी मैंने जो टाइप किया हुआ है वो भी मेरा उधर है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसका कोडिंग में जाऊँगा, देखें इसमें तो मेरा ख्याल है कैनोनिकल लगा हुआ है, देखो इसको नहीं मैंने अभी लगाया, अभी मैंने होम पेज का लगाया सिर्फ। हाँ, तो इसका मतलब अगर मुझे लग रहा है कि इसके अंदर भी डुप्लीकेट है तो मैं एक कैनोनिकल इसके अंदर भी यूज़ करूँगा। मतलब जब भी क्रॉलर इसको क्रॉल करेगा आकर तो टैक्स इसका पड़ेगा, लेकिन मैं क्रॉलर को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई इसको ना पढ़ो, क्रॉल करने के लिए किसे कंसीडर करो? होम पेज को, www.sofacarpetwashingservices.com index.html, इस फाइल को कंसीडर करो। समझ आ गई बात की? यानी कि मैंने दो अलग टाइप के कैनोनिकल्स आपको बताए हैं। एक कैनोनिकल क्या था? एक ही पेज का कैनोनिकल था, यानी कि वही वाला पेज है लेकिन वो दो मुख्तलिफ तरीकों से खुल रहा है, तो हमने कहा कि इसको भी कैनोनिकल के तौर पर इन्फॉर्म कर देते हैं। और ये तो पेज ही क्लियर है ना, बिल्कुल, ये तो फिजिकली हम दूसरे पेज पर आ गए हैं। तो हमने कहा कि भाई अब ये देखें पेज खुल रहा है, यूज़र ने तो पेज खोलना है ना, यूज़र को तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये बात किसके साथ हो रही है? कैनोनिकल के थ्रू क्रॉलर के साथ बात हो रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम किसको देने लगे हुए हैं? क्रॉलर को देने लगे हुए हैं। ठीक, समझ आ गई बात की? अब आ जाते हैं इधर वापस। जी, कहते हैं यू कैन यूज कैनोनिकल टैग्स टू स्पेसिफाई विच वर्जन इज द मेन वन एंड दस शुड बी इंडेक्स्ड। कहते हैं आप ये बता देते हो, अब मैंने अबाउट अस पर आया और मैंने कैनोनिकल लगा दिया और मैंने index.html का कैनोनिकल लगाया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो index.html वाली फाइल है वो असल फाइल है, ये उसकी कॉपी है, असल वाली वो है। तो जब ये कॉपी है तो क्या करो, उधर चले जाओ और उसको रैंक करो, उसको इंडेक्स करो, इसको इंडेक्स ना करो। समझ आई बात की? अब ये बात हमने करनी कैसे है, इसके लिए आपको मैंने अभी टैग दिखा भी दिया है। ठीक है, क्या लिखना है जी हम लोगों ने? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल href, और आगे से उस पेज का नाम लिख देंगे हम जिसके ऊपर हम उसको लेकर जाना चाह रहे हैं। एक तरीका तो ये है ना, पूरा पेज का नाम लिख दिया, और अगर हम HTML फाइलों के साथ प्ले कर रहे हैं तो मैंने .html लिखना है आगे से। ठीक है, अच्छा, कहता है ये तरीका ठीक है और ये तरीका गलत है। इन दोनों तरीकों में ज़रा फ़र्क देखें, क्या है पता लग रहा है क्या डिफरेंस है दोनों में? जी, राइट और रॉन्ग में क्या फ़र्क है? कहता है भाई सिर्फ पेज का नाम नहीं लिखना बल्कि पूरा प्रोटोकॉल बताना है उसका। प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? HTTPS के साथ पूरा पेज का पाथ बताना। तो अगर आप पूरा पाथ नहीं बताओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। और मैंने आपको इसकी जो हम काम कर रहे हैं उसकी एग्जांपल ये नीचे लिखी है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? यूज वन कैनोनिकल पर पेज। अच्छा, अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन भी पैदा होता है कि भाई इस तरह, इसका तो मतलब ये हुआ कि मैंने क्या किया हुआ है, अबाउट अस में इंडेक्स से कैनोनिकल किया, सपोज करते हैं, डुप्लीकेट लिया, फिर गैलरी में अबाउट अस से लिया, अबाउट अस में कोर्सेज से लिया, तो ये तो बड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया ना। या मैं कहूँगा अबाउट अस का कुछ हिस्सा मैंने कोर्सेज से लिया, कुछ हिस्सा मैंने होम से लिया, कुछ हिस्सा मैंने गैलरी से ले लिया। तो इसका मतलब है मैंने 3 टैग लगा दिए। ये तो क्राउलर को कंफ्यूज ही कर रहे हैं ना बेचारे, कभी उधर भगा रहे हैं कभी उधर भगा रहे हैं। वो कहता है भाई एक, सिर्फ एक, किसी भी पेज के अंदर आप सिर्फ
एक कैनोनिकल दे सकते हो, एक से ज़्यादा कैनोनिकल नहीं दिए जा सकते, ठीक है। तो एक तो हमें ये भी अवॉइड करना है कि हम डुप्लीकेट कंटेंट अपने ही पेजेस का ना करें, क्योंकि अगर हम अपने ही पेजेस का डुप्लीकेट कंटेंट करेंगे तो उनमें से कौन सा पेज क्राउल होगा हमें भी नहीं पता फिर, और हो सकता है वो वाला पेज क्राउल हो जाए जो आप क्राउल नहीं करवाना चाहते, ठीक है। चलो, कैनोनिकल की समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हमें ख़ास तौर पर उधर लिखना पड़ेगा जहाँ पर हमने डुप्लीकेट की हुई है, और हमें होम पेज पर तो एक लाजमी लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे होम पेजेस जो होते हैं वो भी दो पेजेस होते हैं ना, मैंने भी आपको दिखाया दो पेजेस हैं, एक इंडेक्स वाली फाइल अलग है और एक दूसरा जो यूआरएल वाली है वो अलग है। तो आप देखेंगे कि तो ये दोनों कैनोनिकल्स आपको दोनों नज़र आ रहे होंगे, जैसे ये बेस्ट प्रोफेशनल किचन वाला है ना, इसका कैनोनिकल देखें है, देखें इसका कैनोनिकल, तो जूम गुजार ही छोटा हो गया। इसका भी है ना कैनोनिकल, यानी कि हर होम पेज में मैंने कैनोनिकल लाजमी लगाया होगा, ये की फैक्टर है, ये लगाने से आपको पॉइंट मिलेगा, ये लगाने से आप रैंक करोगे, ये आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, कैनोनिकल की स्टोरी खत्म, सबको पता लग गया कैसे लगाना है। लिंक यानी इसका टैग क्या है, कहाँ पे लगता है, कहाँ पे लगता है, लगता कहाँ पर है, हेड में लगेगा, ठीक है, उस फाइल में लगेगा जिसे आप कॉपी समझ रहे हैं, जो ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, अब ये हम इसको कहते होते हैं रीडायरेक्ट, क्या ख्याल है, रीडायरेक्ट हो रहा है ना, क्राउलर आ रहा है और आते ही हम उसको हेड में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई यहाँ नहीं वहाँ चले जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, रीडायरेक्ट हो रहा है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ रीडायरेक्ट। मगर हमारे पास जो रीडायरेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल रीडायरेक्ट और एक होता है वर्चुअल रीडायरेक्ट। फिजिकल रीडायरेक्ट का क्या मतलब है कि भाई यूजर्स भी उधर ही जाएंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ peaksolutions.edu.pk, एंटर करें ना तो geo.tv की वेबसाइट खुल जाए, ये फिजिकल रीडायरेक्ट है। मैं कह ये फिजिकल रीडायरेक्ट है, लेकिन ये वाला जो रीडायरेक्ट है, ये तो एक बंदा अबाउट अस का पेज खोल रहा है तो रहता अबाउट अस के पेज पर ही है, वो नहीं चेंज करता पेज अपना, मगर क्राउलर उधर से चला जाता है और क्राउलर उसकी जगह पर किसको रीड कर रहा होता है, होम पेज को। सो ये कौन सा रीडायरेक्ट है, ये वर्चुअल। समझ में आ गया, मतलब एक रीडायरेक्ट तो सबको समझ में आता है कि भाई उधर चले जाओ, इसकी बजाय उधर चले जाओ। अब मैंने कहा रीडायरेक्ट दो तरह के हैं, एक फिजिकल और एक वर्चुअल। फिजिकल का क्या मतलब कि पूरा ही कंट्रोल चला जाएगा, क्राउलर भी जाएगा, विजिटर भी जाएगा, लेकिन वर्चुअल में विजिटर नहीं जाता, सिर्फ क्राउलर जाता है। आओ जी आगे, ये तो होगी एक। अब मैं रीडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ तो हम रीडायरेक्ट वाला लेक्चर ही साथ इसके अटैच करते हैं, ठीक है। ये आगे मैं इसके साथ अब मैं आपको रीडायरेक्ट का लेक्चर देता हूँ। What is redirects? अब रीडायरेक्ट क्या है ये तो आपको मैंने समझा ही दिया कि भाई रीडायरेक्ट का मतलब क्या है। बजाय वो बाजार के उधर होता है ना, एक दुकान है उसके बाद बैनर लगा होता है कि भाई हम आर्जी तौर पर उधर चले गए, या हम लोगों ने दुकान यहाँ से शिफ्ट कर दिया उधर चले गए, तो आने वाले बंदे उधर चले जाते हैं। सो इट इज़ अ रीडायरेक्ट। सेम इसी तरीके से एक बंदा लिखता है abc.com, वेबसाइट खुल जाती है xyz.com, तो इसका मतलब है ये रीडायरेक्ट है। अब हम ये देखने लगे, रीडायरेक्ट की तो समझ में आ गई कि क्या है, हम ये देखने लगे इसकी टाइप्स कितनी है। A redirect is a way to send both users and search engines to different URL from the one they originally requested। क्या मतलब, भाई वो जिस पेज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस पे जाने की बजाय वो दूसरे पेज पर चले जाएंगे जिसका हम बताएंगे उसको कि भाई इस पर जाना चाहिए उसको। अब वो ये कहता है रीडायरेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, पहले को कहते हैं 301, दूसरे को कहते हैं 302। 301 जो होता है वो परमानेंट रीडायरेक्ट होता है और 302 जो होता है वो टेम्परेरी रीडायरेक्ट होता है। परमानेंट रीडायरेक्ट का क्या मतलब है कि भाई परमानेंटली हम मूव कर रहे हैं उसको इस जगह से दूसरी जगह। मतलब मैंने पहले यहाँ पर बिल्डिंग में मेरा ऑफिस था, उसके बाद मैंने अपना ऑफिस चेंज किया और मैं माल रोड पर चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 301 है, परमानेंटली चेंज कर लिया ना। लेकिन अब क्या हुआ, मैं कहता हूँ कि मैंने अपना ऑफिस 1 महीने के लिए चेंज किया, तो ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी रीडायरेक्ट है, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है जी, URL हैज बीन मूव्ड परमानेंटली टू अनदर URL। अभी इस वक्त मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ आपको, 301। उसके बाद क्या कहता है, 301 रीडायरेक्ट पासेस बिटवीन 90 to 99% ऑफ लिंक इक्विटी। लिंक इक्विटी का मतलब रैंकिंग पावर, रैंकिंग पावर का मतलब SEO,
कहता है अगर आपने 301 लगाया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने उसको 301 लगाया तो आपकी जो एसईओ थी, जो लिंक इक्विटी थी, जो रैंकिंग पावर थी, वो उसको मूव हो गई। यानी इसका ये मतलब नहीं कि अब आपको नए सिरे से एसईओ करने की ज़रूरत ये नहीं है कि अब आप रीडायरेक्ट कर दिया तो आप एसईओ भी नहीं करेंगे, बल्कि वही एसईओ उस नए एड्रेस को शिफ्ट हो जाएगी। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एसईओ के हवाले से। किस केस में? 301 में, परमानेंट में। ठीक है, अच्छा क्या कहता है? 301 redirects are implemented when you want to move all of your SEO value to the destination URL। ये मैंने अभी आपको बता दिया, इसकी एग्जांपल भी मैंने दे दी। एग्जांपल से इस डोमेन से इस डोमेन पर आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी सिनेरियोज क्या बनते हैं वो समझते हैं ज़रा। एक सिनेरियो तो ये है कि मैं कहता हूँ मेरा एक क्लाइंट है, उसने 1988 में बिजनेस शुरू किया और उसने अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन बाय की दस्तगीर इंजीनियरिंग के नाम से। ठीक है, अब उसके बच्चे बड़े हो गए, उसने कहा कि भाई इसका नाम तो ज़रा फैंसी सा नाम होना चाहिए, तो उन्होंने नई डोमेन परचेज कर ली। अब वो चाह रहे हैं कि भाई दस्तगीर इंजीनियरिंग भी हमारे कई लोग जानते हैं, तो हम इसको रीट्रैक करवा देते हैं नहीं के ऊपर। तो उन्होंने एक नई डोमेन परचेज की और उसको रीट्रैक कर दिया। तो जो इनके पुराने कस्टमर्स हैं वो दस्तगीर इंजीनियरिंग को जानते हैं, लिखेंगे वो दस्तगीर इंजीनियरिंग ही, मगर जाएंगे वो नए वाले पर। एक सिनेरियो तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये है कि मैंने आपसे कहा था कि वेबसाइट आपकी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, कहा था ना, जिसमें लॉक दिखाया था आपको, अभी लॉक लगा हुआ है। और मैंने कहा था इसको हम बोलते हैं SSL प्रोटेक्टेड। एक वेबसाइट होती है HTTP पर और एक वेबसाइट होती है HTTPS के ऊपर। ठीक है, जो HTTPS पर होती है वो प्रोटेक्टेड होती है और जो HTTP पर होती है वो प्रोटेक्टेड नहीं होती। मसलन मैंने आज से 2 साल पहले एक वेबसाइट परचेज की, यानी डोमेन ली, होस्टिंग ली, वेबसाइट लगाई, लेकिन उस वक्त मैंने SSL नहीं ली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वेबसाइट एक तो प्रोटेक्टेड नहीं है। मैं क्या, नंबर 1 मेरी वेबसाइट प्रोटेक्टेड नहीं है, नंबर 2 मेरी वेबसाइट SSL पर नहीं है। अभी अटेंडेंस लगवा लें आप लोग पहले जी, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। आज के लेक्चर में वो भी आ जाता है, SSL भी आ जाता है। जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मेरी वेबसाइट HTTP पर थी, अब मैं उसे लेकर जाना चाहता हूँ HTTPS पर। मतलब यूँ कहते हैं कि पहले वो SSL प्रोटेक्टेड नहीं थी, अब मैं उसे SSL प्रोटेक्टेड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने होस्टिंग वाली कंपनी से पूछा, उन्होंने कहा जनाब 3000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा साल का आपका, तो हम आपको SSL भी दे देंगे उसके साथ। अब मैंने SSL ले लिया। SSL इस टाइप ऑफ आ सिग्नेचर, टेक्निकली हम उसको एक सिग्नेचर फाइल बोलते हैं। वो मुझे SSL इंस्टॉल करके दे देंगे मेरी डोमेन होस्टिंग में। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अब मेरी वेबसाइट HTTP से HTTPS हो सकती है। ये चेंज भी जाकर मैं अपने cPanel से करूँगा। ठीक है, ये मैं आपको बताऊँगा, इसकी वीडियो भेजूँगा आपको कि कैसे करनी है हम लोगों ने। ठीक है, ये cPanel से होने वाला काम है। यानी मैं cPanel खोलूँगा, वहाँ से डोमेन्स पे जाऊँगा, वहाँ से रीडायरेक्ट पे जाऊँगा। ठीक है, आपने देखा होगा जब मैंने प्रीवियस वीडियो भेजी उसमें आपको ये हिस्से नज़र आ रहे होंगे। यानी मैं cPanel पे जाऊँगा, cPanel से डोमेन्स के अंदर रीडायरेक्ट लिखा होगा, रीडायरेक्ट में से अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट करूँगा और कह दूँगा कि हाँ भाई इसको 301 लगाओ। वहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, एक होगा 301, एक होगा 302। वो आपसे पूछेगा कौन सा लगाना है। अब हम इसको हमेशा परमानेंट वाला, क्योंकि हमें तो परमानेंटली इसको SSL प्रोटेक्टेड करना है ना, तो मैं उसे कहूँगा हाँ भी इसको 301 लगाओ और नीचे नया एड्रेस दे दूँगा कौन से वाला, https://abc.com। अब क्या होगा, कोई भी बंदा HTTP को भी रिक्वेस्ट करेगा तो जाएगी कहाँ, एस पर चली जाएगी। सो ये भी एक रीडायरेक्ट है, लेकिन ये प्योरली कैसा रीडायरेक्ट है, ये फिजिकल रीडायरेक्ट है, ये वर्चुअल रीडायरेक्ट नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, क्रॉलर भी मूव कर रहा है और इसमें क्या हो रहा है, एंड यूज़र भी मूव कर रहा है, व्यूअर भी, विजिटर भी आपका मूव करने लगा। तो ये अब हमने एक और चीज़ पढ़ ली कि भाई व्हाट इज़ फिजिकल रीडायरेक्ट एंड व्हाट इज़ वर्चुअल रीडायरेक्ट। ठीक है, सो फिजिकल रीडायरेक्ट्स कौन कौन से हैं, 301 एंड 302। और वर्चुअल रीडायरेक्ट क्या है, यस वर्चुअल रीडायरेक्ट क्या है, आपने बोलना, मैंने नहीं बोलना। क्या है वर्चुअल रीडायरेक्ट, क्या है, कैनोनिकल वर्चुअल रीडायरेक्ट है। 301 और 302 फिजिकल रीडायरेक्ट है। कैनोनिकल का जो टैग है वो वर्चुअल रीडायरेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा कौन सा है हमारे पास,
302 अब ये कौन सा है जी? टेम्परेरी। ये आपको भी पता है कि टेम्परेरी जब हमने मूव करना होता है वक्ती तौर पर कब मूव करें। जैसे मैं कहूँगा भाई इस रूम में पेंट हो रहा है तो हमारी क्लास टेम्परेरी तौर पर 3 दिनों के लिए रूम नंबर 5 में चली गई है। तो 3 दिनों के बाद ये जब पेंट हो जाएगा तो हम वापस इसी रूम में आकर पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है? ये टेम्परेरी है। तो ये कहता है कि जब आप टेम्परेरी लगाना चाह रहे हो तो इसके लिए कौन से वाला होगा? 302 है। लेकिन आपने जब टेम्परेरी लगाना चाहते हैं तो टेम्परेरी को ही लगाना है, यानी कि 301 और 302 में कंफ्यूज नहीं होना। 302 में उस वक्त लगा, मिसाल के तौर पर आप टेम्परेरी लगा लो HTTPS वाला, गलत है ना? ये कोई मतलब गूगल को भी पता है ना, गूगल के एल्गोरिथम में ये बात है कि भाई कोई भी बंदा HTTP से HTTPS आ रहा है तो टेम्परेरी तो नहीं है ना, परमानेंट आ रहा है। और एक और याद रखना है कि जब हम टेम्परेरी मूव करेंगे तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि टेम्परेरी मूवमेंट में क्या नहीं होगा? SEO शिफ्ट नहीं होगी, SEO लूज होगी आपकी। अगर ज़्यादा देर के लिए आप रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी, यानी आपकी इंडेक्सिंग रुक जाएगी, मतलब नई साइट पे जाके नए सिरे से इंडेक्सिंग शुरू होनी है। यानी इसके साथ SEO का स्कोर मूव नहीं करता। उसकी वजह ये है कि ये लॉन्ग टाइम तो है ही नहीं ना, ये तो है ही मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई किसी ने कुछ देर के लिए कुछ काम करना है। किस काम के लिए यूज़ होती है? नंबर 1, इट कैन बी यूज इन केस ऑफ A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? A/B टेस्टिंग का मतलब होता है कि मैं किसी एक चीज़ को अपनी ही किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर कर लूँ। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी ये रीडायरेक्ट का लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ भाई आपकी क्लास के बाद मैंने एक और लेक्चर देना है, उसके बाद रात को मैं खुद बैठ जाऊँ सुनने के लिए, तो मैं देखूँगा मैंने बेहतर किस में बताया था, पहले वाली क्लास में बेहतर बताया कि दूसरी क्लास में बेहतर बताया। इट इज़ कॉल्ड A/B टेस्टिंग। या मैं कहूँ भाई मैंने गूगल पर एक ऐड रन किया, 1000 रुपीज़ लगाए मंडे को और फिर 1000 रुपीज़ लगाए ट्यूसडे को, और फिर मैंने एनालिसिस किया कि भाई पहले के इंप्रेशंस कितने आए थे, क्लिक्स कितने आए थे, क्लिक थ्रू रेट्स कितने आए थे, मुझे कॉल्स कितनी आई थी, कन्वर्जन्स कितनी आई थी। सो इट इज़ कॉल्ड A/B टेस्टिंग। इसको हम बोलते हैं A/B टेस्टिंग, यानी अपनी ही दो चीज़ों को हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो कहता है इस काम के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये लिखा है ये मैंने एक लिंक दिया हुआ है कोरा, पहले भी डिस्कस किया होगा आपसे, तो कोरा में जाएं और अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये वैसे ही मैंने जब पढ़ा रहा हूँ तो मैंने साथ लिख दिया होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया जी रीडायरेक्ट, ये हो गया हमारे पास कैनोनिकल। अब ज़रा इसके साथ एक और रिलेटेड चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे बार बार, HTTP और HTTPS, तो इसको भी साथ ही हम कर लेते हैं। हाँ, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट इज HTTP, यानी हमारी वेबसाइट प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। प्रोटेक्टेड ना होने की एग्जांपल भी शायद मैंने आपको पहले भी दी है। जैसे माउस है, कोई भी बंदा ऑनलाइन माउस का ऑर्डर करे तो TCS की कंपनी या दूसरी कंपनी वाले आएँ बेल करें आपके घर की और कहिए ये आपने माउस ऑर्डर किया, ऐसे ही ये पीछे से चल भी रहा हो, हाँ आप तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि ये क्या भाई चलता हुआ माउस ले आया हो मेरे पास, बेशक वो नहीं आई हो, लेकिन वही बंदा अगर वही वाला माउस डब्बे में पैक सील पैकिंग में आपके पास लाएगा तो आप कहोगे इट्स फाइन। सेम इसी तरीके से जब हमने SSL लगाई हुई है तो जब SSL में डाटा ट्रैवल करता है तो पैकिंग में होता है, वो सील होती है, और जैसे ही वो यूज़र के पास पहुंचता है तो अनसील हो जाता है। लेकिन जिसके ऊपर SSL नहीं लगी हुई वो ड्यूरिंग द ट्रैवल भी ओपन ही होता है, यानी हैकर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने की, ठीक है जी। HTTPS इज़ द HTTP विद इंक्रिप्शन। इसका क्या मतलब है कि HTTPS जो है वो इनक्रिप्ट होता है। इनक्रिप्ट का क्या मतलब है? इनक्रिप्ट का मतलब ये है कि वो जब आ रहा होगा सील, जिसको मैंने अभी बोला था, इनक्रिप्ट का मतलब है कि आप किसी को नहीं पता कि क्या है, ठीक है। लेकिन जब वो खुलेगा डिक्रिप्ट होगा तो फिर वो किसी के लिए इन्फॉर्मेशन रीडेबल हो जाएगी। द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोटोकॉल्स, HTTPS यूजेस TLS SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, टू इनक्रिप्ट नॉर्मल HTTP requests and responses. As a result, HTTPS is far more secure. ये मैंने सारी स्टोरी आपको सुना दी है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है मुख्तसर सा कि HTTPS जो है वो क्या इस्तेमाल करता है? SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। और जिस वेबसाइट पर SSL लगी होती है, परचेज आपने की होती है, SSL आपको अलग से परचेज करनी है होस्टिंग कंपनी से। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि जो होस्टिंग कंपनीज होती हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में SSL फ्री दे देती हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर में रिन्यूअल के लिए जाते हो तो फिर होस्टिंग के पैसे अलग लेती हैं और SSL के पैसे अलग ले होते हैं, ठीक है। व्हाट SSL स्टैंड्स फॉर, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये मैंने आपको बता दिया, इज़ अ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड इनक्रिप्टेड लिंक बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। उन्होंने कहा भाई ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप क्या करते हो, सर्वर और क्लाइंट के दरमियान
लिंक क्रिएट करते हैं। अब सर्वर और क्लाइंट का मतलब क्या है? एक जगह जहाँ पर आपकी वेबसाइट स्टोर है उसको हम सर्वर कह रहे हैं, और एक जगह जहाँ पर कनाडा में एक बंदा बैठा हमारी वेबसाइट खोल रहा है, फैसलाबाद में बैठा हमारा बंदा एक कोई वेबसाइट खोल रहा है, इंडिया में बैठा हुआ कोई बंदा हमारा वेबसाइट, दैट इज़ क्लाइंट साइड। वो क्लाइंट साइड है। और सर्वर साइड क्या है कि मैंने वेब सोल की होस्टिंग ली हुई है, इज अ सर्वर साइड। ठीक है, typically a web server and a browser are a mail server and a mail client। कहता है भाई इन सब जगहों पर आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ये नहीं समझना सिर्फ वेबसाइट पर है, आपको क्लाइंट पे भी, मेल क्लाइंट पे। मेल क्लाइंट का क्या मतलब होता है? ईमेल। ईमेल का क्या मतलब है? बिजनेस ईमेल। मैं इस वक्त बिजनेस ईमेल की बात कर रहा हूँ, मतलब एक जीमेल की मेल है ना आपकी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट का नाम है पीक सोल्यूशन, मेरी वेबसाइट का नाम है जनाब dgkitchen.org, तो उधर हमने 5 बिजनेस ईमेल्स बनाए हुए उसी होस्टिंग पर। सो वो वाले ईमेल्स बिजनेस ईमेल्स कहलाते हैं। तो कहता है उनको भी सिक्योर करना है, अदरवाइज वो भी हैक हो सकते हैं। क्योंकि जीमेल पे तो ऑलरेडी सिक्योर है ना, जीमेल तो जीमेल की वजह से, गूगल की वजह से सिक्योर है, लेकिन जो आपने सर्वर बाय किया हुआ है वो तो सिक्योर नहीं है, आपको उसके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत है। What is the purpose of SSL certificate? An SSL certificate is a bit of code on your web server that provides security for online communication। कहता है ये एक सर्टिफिकेट है जो आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन में सिक्योर करती है। When a web browser contacts your secure website, SSL certificate enables encrypted connection। कहता है ये वही जो मैं अभी अब साइंस बता रहा हूँ, कहता है कि भाई जैसे ही कोई बंदा आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कुछ टाइप करेगा तो क्या होगा, एसएसएल जो है वो उसको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, और उस सर्टिफिकेट का क्या मकसद है कि इसको इनक्रिप्ट कर दो। वो सर्टिफिकेट की वजह से उसे इनक्रिप्ट करेगी, जैसे ही वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी वो उसको डिक्रिप्ट कर देगी। यानी ऐसे ही है जैसे वो डब्बे में माउस आया, ठीक है, आपके पास आ गया, आपने पैसे दे दिए, आपने डब्बा खोला, बीच में से माउस निकाल दिया। ये है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ये थोड़े से हमने कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जैसे मैं टिकटॉक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप हर टॉपिक का एक टिकटॉक रिकॉर्ड कर सकते हो। यानी आप 60 सेकंड्स बोल सकते हो किसी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये टिकटॉक्स बेसिकली मैं बनाता क्यों हूँ और शेयर क्यों करता हूँ? आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता हूँ, और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हर प्लेटफॉर्म पर आपको होना ज़रूरी है। मतलब ये नहीं समझना कि वही टिकटॉक पे डांस करते हैं तो चेहरे बना कर दिखा रहे होते हैं तो भाई उधर जाने का क्या फ़ायदा। हर प्लेटफॉर्म पर हर तरह के लोग मौजूद हैं, हर तरह के लोगों को आपने टारगेट करना है। जी, HTTP क्या है जी? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP क्या है? सिक्योर प्रोटोकॉल। अच्छा, उसके बाद क्या है? HTTP वर्क्स एट द एप्लीकेशन लेयर, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर। ये क्या लेयर्स क्या होती हैं? बेसिकली एक नेटवर्किंग मॉडल होता है, ठीक है, नेटवर्किंग लेयर मॉडल होता है। उसके अंदर वो बता रहे होते हैं कि किस जगह से जब कोई चीज़ गुजर रही होगी तो वो सिक्योर है, और किस जगह से जब कोई चीज़ गुजरेगी तो वो अनसिक्योर है। जैसे हम कहना कि भाई आजकल बड़े हालात ख़राब हैं तो सिक्योरिटी है, तो होगा कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी, कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पर सिक्योरिटी कम होगी। तो जहाँ पर कम होगी वहाँ पर ख़तरा होगा ज़्यादा, कि कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि भाई ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है HTTP, खतरा है। कह रहा है ये एप्लीकेशन लेयर ऐसी है जहाँ पर कुछ इस्तेमाल हो रहा होता है। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई चीज़ होगी तो वो सिक्योर नहीं है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन मोड में है, तो ट्रांसपोर्टेशन मोड में मतलब सील है, जिसका मतलब सिक्योर है। तो कहता है भाई ये जो HTTPS होता है ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, और जो HTTP होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर इज़ 80 फॉर कम्युनिकेशन। जिस तरीके से फिजिकल पोर्ट्स लैपटॉप पे बनी होती हैं, इसी तरीके से लॉजिकल पोर्ट्स भी होती हैं, वर्चुअल पोर्ट्स भी होती हैं, ठीक है, जो ख़ास काम के लिए बनाई जाती हैं। तो वो कहता है भाई 80 की जो पोर्ट होती है ये इंटरनेट भी इससे चल रहा होता है, इसीलिए इंटरनेट ब्लॉक भी करे तो अक्सर चल पड़ता है, क्योंकि ये सिक्योर नहीं होती ज़्यादा 80 की पोर्ट। उसके लिए फिर हमें प्रॉक्सीज लगानी पड़ती हैं और फिर हमें ब्लॉक करनी पड़ती हैं चीज़ें, प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करते हैं। तो कहता है 443 की जो पोर्ट है ये बहुत सिक्योर होती है। तो HTTPS जो है वो इस पोर्ट पे काम करता है, ये हमसे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अब ये देख रहे हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग का। हमारा SEO से लेना देना क्या था कि HTTP और HTTPS हमें ये समझ में आनी चाहिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूँ। नो इनक्रिप्शन कहता है इसमें इनक्रिप्शन नहीं होती है, और इसमें क्या होती है? इनक्रिप्शन भी होती है और डिक्रिप्शन। क्योंकि भाई इनक्रिप्ट होगा तो अगर इनक्रिप्ट ही रहा, मेरे घर में सील आ गई और मैं खोल ही नहीं पा रहा हूँ उसको, तो मेरे किस काम की चीज़ है? यानी कि मैं उसे इनक्रिप्ट भी कर सकता हूँ और मैं उसे डिक्रिप्ट भी कर सकता हूँ। कहता है इसमें दोनों फीचर्स होते हैं। शक्ल देख लें,
ये कौन सी है? SSL प्रोटेक्टेड है ना, और ये कौन सी है? नॉन SSL प्रोटेक्टेड है। चलो जी, आज इतनी रखते हैं।